हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पूरी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चों को जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे आपको लिखना है, कौन सी लाइंस हैं जिन पे आपको फोकस करना है, मैं वो सब आपको वीडियोस में बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ऑब्वियसली आप लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एटलीस्ट मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये आज मैं पहले ही बोल दे रही हूँ क्योंकि बाद में लेट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए ठीक है, सॉरी, हम आगे शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया में रॉलेट एक्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 101% आता है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैस्करे और खिलाफत मूवमेंट, मतलब आना ही आना है इनसे क्वेश्चंस। मैं एक ऐसी सीरीज भी लेके आऊंगी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे ना कि एक चैप्टर से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम जल्दी करेंगे उस चीज़ को। चलिए पहले फटाफट समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट बेसिकली एक ये कानून है। एक्ट से आपको पता चल गया क्या है, ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। किस चीज़ के लिए लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स ये कानून इसलिए लेकर आए थे ताकि उस टाइम जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी इंडिया में, किस चीज़ को लेकर? ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चल रहे थे, क्रांतिकारी लोग थे, गांधी जी आ गए थे, सत्याग्रह का एक उन्होंने हथियार अपना लिया था। ठीक है, और बाकी जो क्रांतिकारी थे वो क्या मूवमेंट्स करते थे। ऑब्वियसली मूवमेंट दैट डजंट मीन कि सिर्फ वो हर जगह आंदोलन ही कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज होती थी छुप छुप के, ब्रिटिशर्स को उनकी बातों का, उनकी चीज़ों का पता ना चल सके। तो इस तरह के ऑब्वियसली सब सीक्रेटली करेंगे, ओपन होके तो सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। अदरवाइज वहीं पर उनका जो भी प्लान है कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम ये कार्यवाही करने जा रहे हैं, या ये हमने एक सीक्रेट हमने एक बनाया हुआ है उनको, उनके ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स हैं उनका प्लान फ्लॉप करने का। तो ये सब चीज़ें, जो ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी, उन सब के खिलाफ जो हमारे क्रांतिकारी थे वो हमेशा एक्टिव रहते थे, सीक्रेटली काम करते थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ब्रिटिशर्स को होता तो था डाउट, बट वो कुछ कर नहीं पाते थे, सिर्फ शक के बिना पे वो क्या करेंगे, है ना। तो ये जानबूझकर एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें ये था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई थी इस कानून ने, इस एक्ट ने, कि आपको जो भी सस्पिशियस लग रहा है, ठीक है, किससे रिलेटेड, कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ऐसा नहीं किसी को भी उठा के डाल देंगे इस कानून के अंडर में, नहीं, जो भी आपको ऐसी एक्टिविटीज करता हुआ पाया जाता है कि हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, अच्छा डाउट है आपको इस बंदे पर, ठीक है, डाउट के बेस पे सस्पिशियस है ना वो, उसको उठा लो, उसको जेल में डाल दो, और कब तक? 2 साल के लिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप शक के बिना पे किसी को 2 साल के लिए जेल में रखते हो। ठीक है, विदाउट कोई सुनवाई नहीं, आपको कोई जज के सामने नहीं जाना, आपको कोई मतलब सफाई का मौका ही नहीं मिलेगा 2 साल तक। भाई आप 2 साल तक ब्रिटिशर्स के अंडर में रहोगे, वो आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपसे जो मर्जी वो उगलवाना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एक कानून था। सिंपल वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रॉलेट एक्ट था क्या बेसिकली। क्लियर हो गया? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें आप सिर्फ शक के बिना पे, ठीक है, सिर्फ इसके बिना पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस में किसी को भी, कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस बेस पे उनको क्या करते थे? जेल में डाल देते थे। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट है हमारा और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इस रॉलेट एक्ट को लेकर ऑब्वियसली जब इस तरह का लॉ है, अनजस्टिफाइड है, अनजस्ट है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये न्याय संगत नहीं है ना, ये कोई वजह नहीं हुई कि आप किसी को सिर्फ शक के बिना पे आप 2 साल के लिए जेल में डाल दोगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज को भाई अब इसके खिलाफ तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या करेंगे, एक विद्रोह करेंगे। तो गांधी जी ने भी इसके खिलाफ एक विद्रोह किया। विद्रोह इन द सेंस, उनका विद्रोह कैसे होगा? उनका विद्रोह नॉन वायलेंस तरीके से होगा, ठीक है ना, अहिंसा के रास्ते पे चल के होगा, सत्याग्रह के साथ होगा। तो उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को
6 अप्रैल 1919 को उन्होंने इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक हड़ताल क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, जिसमें क्या हुआ, रैलीज निकलने लगी, ठीक है, लोग सड़कों पे धरना देकर बैठ गए। मतलब इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट हम कह सकते हैं। लोगों ने इस चीज को अपनाया जो गांधी जी के अंडर में लोग थे, ठीक है ना। बाकी लोग भी थे, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी तो क्रांतिकारी भी थे, उनको भी भाई गुस्सा आएगा। तो ऐसे जगह जगह ना इस तरह की एक्टिविटीज होने लगी थी। तो अब इन एक्टिविटीज को तो बंद करने के लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट निकाला। अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, है ना। तो अब अंग्रेजों को ना मौका चाहिए था कि वो क्या करें कि लोगों पर हम कुछ भी एक ऐसा कोई वारदात कर दे जिससे ये इंडियंस हैं वो डर जाए, है ना। ब्रिटिशर्स का काम ही यही होता था, वो इंडियंस को डराना बहुत चाहते थे, बट ऐसा वो कर नहीं पाए कुछ भी। फाइनली हम लोगों की ही जीत हुई है। बट उस टाइम की जो सिचुएशंस थी ना वो अलग ही थी। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, जगह जगह रैलीज चल रही थी, हड़ताल ऑर्गेनाइज हो रही थी, सत्याग्रह हो रहे थे, अहिंसा वाले मूवमेंट्स चल रहे थे। तो इन सब चीज़ों के चलते अब ब्रिटिशर्स का हो गया दिमाग खराब। अब उन्होंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस रॉलेट एक्ट से निकल के आने वाली है, याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही रॉलेट एक्ट वजह थी किसकी, जलियांवाला बाग मैस्करे की। ये भी मैं आपको, रॉलेट एक्ट के विरोध में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों को लेके कंट्रोल करने के लिए अब क्या हुआ था, अमृतसर में जब ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे रॉलेट एक्ट को लेकर, उस टाइम लोगों ने क्या किया, लोग अहिंसा के साथ उस चीज़ों को कर रहे थे। बट क्या होता है ना कि आप रैली वगैरह कर रहे हो और धरना प्रदर्शन कर रहे हो, बीच में ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह आ गए, कुछ उन्होंने कुछ बोल दिया, इंडियंस ने कुछ बोल दिया, तो वो क्या अपना आपा खो कर और फिर आपस में एक थोड़ा झड़प हो गई, ठीक है। तो ये जो अहिंसा वाली चीजें थी ना, ये थोड़ी बहुत हिंसा में बदल गई, है ना। लोग क्या हो गए, लोग प्रोवोक हो गए उस चीज के लिए, मतलब मजबूर हो गए हाथापाई करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अमृतसर में थोड़ा सा ना माहौल हो गया लड़ाई झगड़े वाला। तो इस तरह का जब जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वो एक्चुअली चेंज हो गया वायलेंस प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो इस चीज को होते हुए ये जब चीजें चल रही थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज किया, दैट मीन्स वो इंट्रोड्यूस किया। अब मार्शल लॉ क्या है, वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप समझिए मार्शल लॉ है जैसे हम अगर आजकल कर्फ्यू लग जाता है ना कि किसी को बाहर नहीं निकलना है, अगर किसी को आपने देखा भीड़ इकट्ठा है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये मार्शल लॉ उस टाइम लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब ये तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि अमृतसर में ये वायलेंस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब इस मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है, ये शुरू हुआ है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जलियांवाला बाग ये एक बेसिकली पार्क अमृतसर में था, अभी भी है, नाम उसका किस वजह से कैसे आया सामने उसकी बात करेंगे। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। किस लिए इकट्ठा हुए थे, एक तो 13 अप्रैल को बैसाखी थी, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल था, तो लोग इकट्ठा हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी का मेला। दूसरा, लोग रॉलेट एक्ट का कुछ लोग विरोध करने के लिए भी वहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एरिया था, तो कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए भी। कुछ लोग जो विलेजर्स थे, जो आसपास के गांव के लोग थे, उन लोगों को ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, हमें इकट्ठा नहीं होना है, तो उसमें उन लोगों की ऐसी कोई गलती नहीं थी। और देखा जाए तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी खासी भीड़ जो है वो वहाँ जलियांवाला बाग में जो थी वो इकट्ठा हो चुकी थी। अब जो ये मार्शल लॉ हमारा इम्पोज हुआ था, दैट मीन कर्फ्यू वाला जो ये सीन था, ये जो लगा हुआ था, इसकी कमांड ब्रिटिश ऑफिसर कह सकते हैं जिसको ये देखना था सब कुछ वहां पर अमृतसर में, वो था जनरल डायर, ब्रिटिश ऑफिसर था जिसको ये कमांड दी गई थी कि आपको देखना है कि यहाँ पे कैसे चीज़ों को कंट्रोल में करना है, लोगों को कंट्रोल में रखना है। अब जनरल डायर ने क्या किया, उसको एक मौका मिल गया, ठीक है। वो बेसिकली क्या चाहता था, वो इंडियंस को डराना चाहता था इस चीज़ के लिए कि जो हम कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे आगे आपको झुकना ही होगा, इंडियंस मतलब कुछ नहीं कर सकते, अगर हम लॉ ले आए ये सारी चीज़ें कर दें, तो उसको अपनी चलानी थी। अब ये चीज़ उसने बाद में स्टेटमेंट में डाली है कि मैं एक्चुअली में इंडियंस का मॉरल जो सपोर्ट है, जो उनकी मेंटल सिचुएशन है, उसको मैं बहुत ज़्यादा गिराना चाहता था इस चीज़ को,
हम कह सकते हैं इस मस्करे को करके उसने ये चीज़ को अंजाम देकर, जो जलियांवाला बाग में हुआ था उस चीज़ को करके वो ये रिप्रेजेंट करना चाहता था कि मैं इंडियंस को मॉरली क्या करना चाहता था, गिराना चाहता था, उनको डराना चाहता था। तो जलियांवाला बाग में उसने क्या किए, जब लोग इकट्ठा हुए थे तो उसने जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे उन सबको बंद करवा दिया। अब जितने भी गेट जाने के जितने भी रास्ते थे उनको बंद करा दिया, लोग ऑलरेडी इकट्ठा हैं वहां पे, और उसने अपने जो सैनिक थे उनको कमांड दे दी कि इसके लिए ओपन फायर करना है। दैट मीन्स देखना नहीं है कि कोई बच्चा है, बूढ़ा है, मेल है, फीमेल है, कुछ भी नहीं, और अंधाधुंध फायरिंग करनी है। और जैसे ही उसने कमांड दी और अंधाधुंध फायरिंग होने लगी, जितने लोग थे वहां पे हम कह भी नहीं सकते उस टाइम की जो सिचुएशन है वो क्या रही होगी। वहां पे एक पार्क में एक कहते हैं कुआं भी था, जिसमें सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर काफी लोग वहां पे अंदर कूद गए, और कितने लोग तो उस कुएं के अंदर गिर के एक दूसरे के ऊपर दब के मर गए। उसमें बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे लोग थे। तो मतलब ये इतिहास में बहुत ही एक दर्दनाक घटना है, और हम कहें तो ब्रिटिशर्स की एक बहुत शर्मनाक घटना है, जो अभी तक भी अगर आप सोचते हो उस चीज़ को, अगर आप इमेजिन भी करोगे तो आपके गूज़बम्प आ जाएंगे कि मतलब ये सिचुएशन वो क्या रही होगी उस टाइम की। तो ये जो बेसिकली पूरा है ये जलियांवाला बाग मैस्करे है, और इसमें उस टाइम जो ये मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था उसमें वो ब्रिटिशर्स पता है क्या करते थे, वो बाहर देखते थे कि लोग इकट्ठा है, कोई भी इंडियंस हैं तो उनको पकड़ के कि हमें सलामी दो और अपनी नाक रगड़ो यहाँ जमीन पे और हमें बोलो साहिब। इस तरीके की चीजें वो कहलवाते थे इंडियंस से। ये जो मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था, अगर आप बाहर कोई लोग दिख जाए या जिनको नहीं पता ये है हमें बाहर नहीं निकलना, इंडियंस को पकड़ पकड़ के वो ये चीजें करवाते थे। और अभी तो एरिया पाकिस्तान में है, गुर्जनवाला एक जगह है पंजाब में, वहां पर मतलब गांवों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। मतलब उस टाइम उन्होंने एकदम आतंक मचाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, बहुत एक गंदी सिचुएशन थी। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ सोचिए हमारे कितने जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं आज़ादी पाने के लिए ब्रिटिशर्स से। अगर वो चीज़ें नहीं आज़ाद होके हम लोग अभी आज़ाद नहीं होते तो हमारी क्या सिचुएशन होती, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बात आते हैं इस पर कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये सब बातें याद रखनी है, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना है जलियांवाला बाग मैस्करे क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और इसको आपको जगह अमृतसर याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका नाम जनरल डायर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ब्रूटली इस चीज़ को अंजाम दिया था। तो ठीक है, ये ओवरऑल है जलियांवाला बाग मैस्करे, इसमें आपको ये लिखना है। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो खिलाफत मूवमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहते हैं खिलाफत मूवमेंट में जो पॉइंट्स आने वाले हैं इंपॉर्टेंट उसके लिए। तो अब बात करेंगे हम खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट क्या था? जब ये चीज़ें हो गई थी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैस्करे, अब जलियांवाला बाग मैस्करे में लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि अब इंडियंस के अंदर ये चीज़ घूम रही थी कि हमें बदला लेना है इस चीज़ का। और जो हड़ताल वगैरह जो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने शुरू की थी, प्रोटेस्ट एक शुरू किया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें वापस ले ली, बिकॉज पीसफुली लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैस्करे और खिलाफत मूवमेंट। तो ये चीज़ आपको पूरी ध्यान रखनी है। जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ उसको पीछे से दोबारा एक बार और वीडियो को देखिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल कैसे रही हैं। अब जलियांवाला बाग मैस्करे से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जो हिंदू पूरी कम्युनिटी थी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बस बदला लेने के लिए ये थी कि हमें अब इनको कुछ भी करके ब्रिटिशर्स से बदला लेना है। इससे रिलेटेड खिलाफत मूवमेंट कैसे है? खिलाफत मूवमेंट की एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं पहले, ये है क्या। खिलाफत एक मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी को लेकर है। कैसे समझते हैं इसको? खलीफा एक हम कह सकते हैं एक पोस्ट होती है, एक रिलीजियस पोस्ट है इस्लामिक में, ठीक है ना। अब ये खलीफा कहाँ से रिलेटेड है? खलीफा ओटोमन एम्पायर से रिलेटेड है। ये ओटोमन एम्पायर क्या है? ओटोमन एम्पायर जो आज प्रेजेंट में टर्की है, ठीक है, वो ओटोमन एम्पायर है जहाँ पे पूरी मुस्लिम
हम कह सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लामिक का पूरा बोलबाला था वहाँ पर। वहाँ के जो हेड थे उस एम्पायर के, ओटोमन एम्पायर के जो हेड थे उनको खलीफा कहते थे। खलीफा मुस्लिम्स में उनके स्पिरिचुअल गुरु भी आप कह सकते हो, जिनको बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं, वो थे, ठीक है ना। अब जब उस टाइम 1914 से 1918 में जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस टाइम ओटोमन एम्पायर की हार हुई थी, क्योंकि दो गुटों में बटी हुई थी जो पावर्स थी, ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर उस ग्रुप में था जो विश्व युद्ध जो फर्स्ट था, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो हार चुकी थी। जर्मनी वाली टीम में थे बेसिकली ये लोग, जिसमें ये लोग हार चुके थे। अब जब दो टीमें जो हार चुकी है उस पर ऑब्वियसली किसका प्रेशर होता है? जो जीती हुई टीम होती है उसका प्रेशर होता है ना। अब जितने देश थे जो हार चुके वाले, जितने भी देश थे, उन सबको उसकी बातें माननी थी। जो लोग जीत चुके थे, जितने भी देश जो थे, उनकी एक अलग पावर थी ना, जो जीत चुके थे, उनके कुछ लॉस थे, कुछ हम कह सकते हैं होता है ना, आपको इतना पे करना पड़ेगा, ये नुकसान हुआ है, जो वर्ल्ड वार के जो भी आपने जितना भी पैसा लगा है, जितना भी आपने इसमें भरपाई जो करते थे ना, वो जीते हुए देश वो हारे हुए देशों से करते थे, ठीक है ना। तो अब लोगों के बीच में क्या एक माइंडसेट था कि ओटोमन एम्पायर के ऊपर जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटी कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी बेसिकली होती है संधि, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के थ्रू जो जीते हुए देश थे ना, उन लोगों ने हारे हुए देशों के ऊपर कुछ टैक्सेस की पे करने हैं, आपको रिम्बर्स कर रहे थे। जितना भी खर्चा था ना वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुआ था, वो ये लोग उन देशों से रिम्बर्स कर रहे थे। तो ओटोमन एम्पायर भी हारे हुए पड़ले में था, है ना। तो अब बहुत सारे मुस्लिम इस चीज को लेकर डरे हुए थे। उनके डरे हुए क्या थे, उनके अंदर एक फीलिंग थी, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। अगर आप किसी धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं और उस धर्म के हेड को अगर कोई तकलीफ होती है, तो ऑब्वियसली लोग जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उनसे। तो अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है तो इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के, तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पे उन जो खलीफा थे उनसे इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स थे उनके भी सेंटिमेंट्स जुड़े थे, बिकॉज थे तो वो रिलीजियस जो था वो तो सेम ही था ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे खलीफा से। अब उनको ये लगा कि हमारे जो खलीफा हैं उनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उनके खिलाफ ये लोग हैं, तो जो लोग उनके खिलाफ हैं वो कौन थे? ब्रिटेन भी था उसमें शामिल, जीते हुए देशों में। तो उनको लगा कि ये ब्रिटिशर्स ही हैं। उनको एक गुस्सा जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए था, क्योंकि वो खलीफा को क्या करते थे, फेवर कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि वो रिलीजियस गुरु थे मुस्लिम्स के और इस्लामिक पूरी कम्युनिटी के। तो वो खलीफा को सेव करना चाहते थे, उसको एक प्रोटेक्शन देना चाहते थे, ठीक है ना। अब ये ओटोमन एम्पायर समझा आपने, खलीफा समझा आपने। अब इस चीज को गांधी जी ने कैसे यूटिलाइज किया इस चीज को? गांधी जी को पता था लोगों के जो सेंटिमेंट्स होते हैं रिलीजियस, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। गांधी जी को ऐसा फील हुआ कि अगर इस एक टॉपिक को मैं उठाकर भारत में हिंदू मुस्लिम जो हैं उनको एक ही छत के, एक ही छाते के नीचे में लाके खड़ा कर दूं, तो ये लोग यूनाइट हो जाएंगे। और जब ये लोग यूनाइट होंगे तो ऑब्वियसली किसके खिलाफ यूनाइट होंगे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूनाइट होंगे ना। तो एक उनको बहुत बड़ा हथियार मिलेगा, लोगों की एक कम्युनिटी, एक ग्रुप जो किसके अगेंस्ट है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। इससे पहले लोग क्या थे, मतलब जलियांवाला बाग मस्करे से हिंदू लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। खलीफा से मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस मूवमेंट ने किया, खिलाफत मूवमेंट ने। गांधी जी ने मार्च 1919 में, ठीक है, बॉम्बे में एक कमेटी गठित की, ठीक है, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई हैं। इनको मिलाकर, ठीक है, इनके थ्रू कह सकते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम्स थे तो इनके थ्रू बातचीत करके, और कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने ये एक प्लान किया कि हम क्या करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि हम लोग इकट्ठा हों किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और एक बहुत बड़ा मूवमेंट लेते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा हम एक प्लानिंग करते हैं
ब्रिटिशर्स को घेरने के लिए, अब गांधी जी थे उनको लीड कर रहे थे, गांधी जी को लाना था, तो ऑब्वियसली कोई वायलेंस तरीके से कोई चीज़ नहीं होनी थी। तो गांधी जी ने इस टाइम इन तीनों चीज़ों को बेस रखकर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और खलीफा को सेव करने के लिए खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। और इन तीनों के साथ इन्होंने एक चीज स्टार्ट की, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम ब्रिटिशर्स को कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये चीज कब शुरू हुई? कैलकाटा सेशन में 1920 में इस बात को उठाया गया कि हमें क्या करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना है बड़े लेवल पे, बिकॉज हिंदू मुस्लिम अब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे, उनको यूनाइट कर लिया गया था, ठीक है ना। लोगों के अंदर एकता की भावना आ गई थी कि हमें अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है भारत के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है, हम कह सकते हैं एक बेस मिल गया था, एक अच्छे बड़े मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ग्राउंड तैयार हो चुका था। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, फटाफट एक बार रिवीजन आप कर लो। आपने सबसे पहले समझा रॉलेट एक्ट क्या था। बेसिकली रॉलेट एक्ट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको ये अधिकार मिल गया था कि अब क्या करना है, जितने भी जो भी सस्पिशियस लोग मिलेंगे आप उसको 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हो, सिर्फ किसके शक के बिना पर, ठीक है। ये एक गलत लॉ था, ऐसी किसी लॉ की जरूरत नहीं थी। इंडियंस को दिक्कत थी, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करते लोग, जिसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिसका एक रिजल्ट जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जनरल डायर जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने लीड किया, ठीक है। कितने सारे लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई, बहुत ब्रूटली एक इंसिडेंट है, ये ब्रूटल इंसिडेंट है ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद हमने खिलाफत मूवमेंट देखा। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए पीपीटी में, वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लाइन्स है आपके आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और एक और चीज, मैप में अमृतसर हमेशा पूछता है कि कहां पर है, तो मैप वर्क याद रखना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको मैप के बारे में बताऊंगी कि हमेशा यूजुअली ये मैप पूछता ही पूछता है, वही मैप पूछेगा। कुछ 7-8 जगह है वो पूछता है, जिसमें आपके पूरे 5 मार्क्स और 6 मार्क्स जो भी हैं उस मैप को लेकर वो पूरे पक्के हैं, अगर आपने वो मैप कर लिया तो, ठीक है। तो अमृतसर मैप में कहाँ है आज ही देखिएगा कहाँ पर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डेट्स मैंने बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है, आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ दूसरा इससे आगे का टॉपिक लेकर, ठीक है। थैंक यू, बाय।